दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि अक्सर गरीब राज्य कहा जाने वाला बिहार अब जल्द ही माला माल होने वाला है। दरअसल बिहार के जिस जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा सोना का भंडार मिला है, वहां अब जल्द ही उत्खनन का काम शुरू होगा, यानी कि वहां से अब जल्द ही सोना निकाला जाएगा। जानकारी के अनुसार उत्खनन के लिए जल्द ही संबंधित विभाग की टीम सोना भंडार वाले जगह पर आने वाली है। बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने भी पटना में मीडिया को बताया है कि सोना भंडार के उत्खनन की योजना की पूरी तैयारी है। अब ऐसे में जमुई जिले के जिस जगह पर देश के सबसे बड़े सोना का भंडार मिलने की बात केंद्र सरकार ने बताई है, वहां के स्थानीय लोगों का उत्खनन का काम कब से शुरू होगा, इसका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दरअसल जहां देश का सबसे बड़ा सोना का भंडार होने का खुलासा हुआ है, वह इलाका नक्सल प्रभावित और पिछड़ा है। वहां भूगर्भ में छुपे सोना से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। बीते दिनों केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में यह खुलासा किया था कि देश में जितना सोना का भंडार है, उसमें सबसे बड़ा सोना का भंडार जमुई जिले के सोनो प्रखंड में है। आपको बता दूं कि बिहार के जमुई जिले के सोनो प्रखंड के चुरहैत गांव के पास करमटिया, जिसे सोन मटिया भी कहा जाता है, वहां सोना का भंडार होने की बात कही गई है। बताया जाता है कि देश का 44% सोना इसी जगह पर है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, सुपौल समेत बिहार के सभी जिलों के मुखिया को सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। इसको लेकर के पंचायती राज विभाग की ओर से निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में कई पंचायतों के मुखिया सोलर लाइट लगा करके कमाई करने की मनसा पाले हुए हैं। ऐसे पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है। पंचायती राज विभाग ने कहा है कि बिहार के पंचायतों में 15 अप्रैल से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम केवल बिहार की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। बरेडा के प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। आपको बता दूं कि इस संदर्भ में विभाग ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सरकार के निर्देश के उलट जो जनप्रतिनिधि पंचायत में खुद से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की कोशिश करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई पंचायतों से ऐसी खबर आ रही है कि पंचायतों के मुखिया अपने तरीके से सोलर लाइट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब ऐसे मुखिया पर कार्रवाई करेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, पटना, नालंदा, नवादा सहित बिहार के सभी जिलों में आज से मैट्रिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के बोर्ड ने तैयारी कर ली है। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो फिर आप जल्द से जल्द इसे प्राप्त कर लें। आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड 16 तक आधारित वेबसाइट पर रहेगा, जहाँ वहां से स्कूलों के प्राचार्य प्रवेश पत्र डाउनलोड करके अपने हस्ताक्षर और मोहर के साथ परीक्षार्थियों को मुहैया कराएंगे। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहन करके बैठने तथा एग्जाम देने की अनुमति दे दी है। बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया है कि वे मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। एग्जाम में किसी तरीके की नकल करते हुए पकड़े गए तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बिहार बोर्ड ने कहा है कि OMR सीट या फिर कॉपी पर नाखून या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी छात्र का एडमिट कार्ड घर में छूट जाता है तो फिर पत्रक फोटो मिलान करके उसे बैठने की इजाजत देंगे। 5 मार्च से मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि कॉपियों की जांच की जाएगी। मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 17 मार्च तक चलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली बिल के लिए इंतजार, बिजली बिल जमा करने में देरी, बकाया बिल जैसी समस्याएं एक झटके में खत्म होने वाली है। जब पटना से इसकी शुरुआत हो चुकी है, बिजली कंपनी ने सारे मर्ज की एक दवा की तर्ज पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। पटना में यह मीटर लगाने के बाद बिजली कंपनी की आमदनी बढ़ गई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार को कहा है कि बिहार के स्मार्ट उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जरूरत को समझ चुके हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से बिहार में खुश
खुशहाली आएगी। बिहार में सितंबर 2020 में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का शुरू हुआ था। अब तक 5,01,597 उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है। बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव कुमार हंस ने कहा है कि सिर्फ पटना में ही 2,34,891 उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है। बिहार के अन्य शहरों जैसे समस्तीपुर में 60,978, मोतिहारी में 48,916, पूर्णिया में 36,086 और मुजफ्फरपुर में 29,554 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। बिजली कंपनी ने इस वर्ष के अंत तक 23 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के चर्चित चारा घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया है। इधर पिता के दोषी करार होने के बाद बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि घोटाला और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली जाएगी। तेज प्रताप यादव की माने तो न्याय यात्रा बिहार के तमाम जिलों में निकाली जाएगी, जिसमें छात्र जनशक्ति परिषद से जुड़े तमाम लोगों की सहभागिता होगी। उन्होंने कहा है कि 21 फरवरी को सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद वे न्याय यात्रा को शुरू करने की तारीख का ऐलान करेंगे। इस संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। वहीं इस अभियान में अन्य लोग जुड़ सके, इसको लेकर भी टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में कितने घोटाले हुए हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सृजन घोटाले के आरोपी घूम रहे हैं। नीरव मोदी, माल्या जैसे लोग गरीबों के पैसे लेकर के देश से भाग गए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हत्या के मामले में आरोपित हैं, उन्हें कब सजा होगी। लालू प्रसाद यादव जिन्होंने सामाजिक न्याय किया, गरीबों को आवाज दी, जो असल में सामाजिक न्याय पुरोधा है, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। ऐसे में हम न्याय यात्रा निकालेंगे और लोगों को सरकार की सच्चाई बताएंगे। पिता को न्याय दिलाने के लिए हमें खून भी बहाना पड़ा तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब में चर्चित अभिनेता दीप सिद्धू का सड़क हादसे में निधन हो गया है। यह दीप सिद्धू पिछले साल 26 जनवरी को मौके पर किसान आंदोलन के दौरान राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा की वजह से सुर्खियों में आ गए थे। दीप सिद्धू पर आंदोलनकारियों के एक समूह को भड़काने का भी आरोप था। जानकारी के मुताबिक यह हादसा केएमपी एक्सप्रेस वे पर हुआ है। शुरुआती खबरों के अनुसार दीप सिद्धू अपनी महिला मित्र के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे, लेकिन मंगलवार की रात करीब 9 बजे सड़क पर अंधेरे होने की वजह से उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। जहां यूक्रेन में भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 20,000 छात्र यहां की अलग अलग यूनिवर्सिटी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। जहां इनमें बिहार के 1,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट शामिल है। ये सभी यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए हुए हैं। ये छात्र पटना, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा, आरा, बक्सर समेत कई अन्य जिलों से के हैं। यूक्रेन में ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे बिहारी छात्र काफ़ी परेशान हैं। ताज़ा हालात को देखते हुए ये सभी छात्र अपने वतन और अपने प्रदेश लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हवाई जहाज का टिकट मिलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, जिसके चलते इनकी चिंता बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। जहां रूस ने अपने 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों और घातक हथियारों का सीमा पर तैनात कर रखा है। अमेरिका सहित तमाम देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में बिहार सहित देश भर के करीब 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से बिहार के 1,000 छात्र शामिल है। अधिकांश छात्र मेडिकल और कुछ यहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों और फिर उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी सही सलामत वापसी की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सिवान जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां सरकारी स्कूल के शिक्षक को स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय क्लास रूम में सोते हुए पकड़ा गया है। दरअसल इलाके की नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य वंदना सिंह कुशवाहा और उनके प्रतिनिधि हेमंत सिंह कुशवाहा मंगलवार को करीब 11:30 बजे जिले के पचरूखी प्रखंड के सिसवा कोडर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में जाँच करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि नवनीत कुमार नाम का शिक्षक बच्चों को क्लास रूम में पढ़ाने के बजाय विद्यालय के एक कमरे में आराम फरमा रहे हैं। यह सोई अवस्था में जब शिक्षक को जिला परिषद सदस्य ने जगाया तो फिर उन्हें देखते ही उनके होश उड़ गए। इस संबंध में जिला परिषद की सदस्य वंदना कुशवाहा ने बताया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का काम किया जा रहा है। जब सरकार समय पर वेतन दे रही है तो फिर क्यों बच्चों को पढ़ाने के बजाय शिक्षक स्कूल में सो रहे थे। वहीं जिला परिषद सदस्य ने बताया है कि इसकी सूचना हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी है। ऐसे लापरवाह शिक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि चारा घोटाले के दौरान डो कोषागार मामले में रांची की सीबीआई की विशेष कोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराए जाने पर उनकी बेटी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, उनके पास ऊपरी अदालतों में फैसले को चुनौती देने का विकल्प है। हाईकोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प रहता है। उन्होंने कहा है कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कई बार निचली अदालत का फैसला पलट दिया जाता है। ऐसा लगता है कि देश में सिर्फ एक ही घोटाला हुआ है, जेल तो सिर्फ गरीबों का नेता गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब तक 80 घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी भी मामले में कहां कोई जेल गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश की जनता सब देख रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि विजय माल्या, मेहुल चौकसी कहां है, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जनता की आंखों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव निर्दोष है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी बैंक से रिटायर्ड पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। उनकी महंगाई राहत में खासी बढ़ोतरी हुई है। उनके डीआर में बढ़ोतरी फरवरी से जुलाई 2022 के लिए है, यानी कि होली के त्यौहार से पहले आने वाली पेंशन बढ़कर आएगी। इसके साथ ही बैंकरों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। फरवरी से अप्रैल 2022 तिमाही के डीए पेमेंट में 37 स्लैब की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी ने सोमवार को भारत को लेकर के गहरी नाराजगी जताई है। ओआईसी ने हरिद्वार में धर्म संसद, कर्नाटक में हिजाब विवाद और मुसलमानों के खिलाफ कथित नफरत को लेकर के चिंता जताते हुए बयान जारी किया है। ओआईसी के महासचिव की ओर से बयान जारी किया गया है। ओआईसी के महासचिव ने भारत के हरिद्वार में हिंदुत्व के झंडा दरबारों की ओर से मुसलमानों की नरसंहार की अपील की और सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं की उत्पीड़न को लेकर के चिंता जताई है। कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध भी चिंताजनक है। ओआईसी के महासचिव ने इन मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास करके संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। बयान में ओआईसी के महासचिव ने भारत से आग्रह किया है कि वे मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मुसलमानों की जीवन शैली में भी रक्षा होनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षक नियोजन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। 18 फरवरी तक नियोजन पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था। इसे लेकर के शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होने वाले शिक्षक बहाली प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। यह स्थगन कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में किया गया है, जहाँ उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभाग ने नियोजन प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करने का फैसला किया है। विभाग के इस आदेश से सभी नियोजन इकाइयों को अवगत करा दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का कल निधन हो गया है। जब मुंबई के एक हॉस्पिटल में बप्पी लहरी ने अंतिम सांस ली, उनकी उम्र करीब 69 साल थी। कहा जा रहा है कि वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज क्रिटिकल केयर अस्पताल में चल रहा था। हिंदी सिनेमा में बप्पी दा के नाम से फेमस बप्पी लहरी ने महज 3 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया था और तभी से उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। बप्पी लहरी को सोना पहनना और हमेशा चश्मा लगाकर रखना बेहद पसंद था। गले में सोने की मोटी मोटी चैन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान थी। यह उनके निधन की खबर से बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। बदलते समय में केवल पैसेंजर किराया और सामान्य माल ढुलाई से काम चलता नहीं दिख रहा है। इसलिए नए विकल्प के तौर पर रेलवे अब डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस शुरू करने जा रहा है। इस नए काम में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पोस्ट विभाग भी शामिल होंगे। रेलवे इसके लिए मॉडल पर काम कर रहा है। पोस्ट विभाग और डेडिकेटेड फ्रेट के जरिए रेलवे के सामान ढुलाई की नई शुरुआत की जाएगी। रेलवे अब आपके सामान की डिलीवरी करेगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया
गया है। इस ऐप की मदद से आप डिलीवरी का ऑर्डर देंगे और रेलवे आपके घर तक सामान पहुंचाएगा। आम भाषा में कहें तो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां आपके ऑर्डर की घर पर डिलीवरी करती है, वैसे ही अब रेलवे भी करेगा। आपको रेलवे के मोबाइल ऐप पर ऑर्डर देना होगा, उसका शुल्क चुकाना होगा और सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। आपको बस ऑर्डर करना और चार्ज पेमेंट करना होगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह सर्विस अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी। उसकी सफलता को देखने के बाद सब जगह इस सर्विस को बढ़ाया जाएगा। इस कदम से रेलवे डोर टू डोर सर्विस के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि लंबे सफर पर जाने के लिए आज भी ट्रेन सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला साधन बना हुआ है। भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसमें रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन शायद ही सफर में आपको सामान ले जाने का नियम पता हो। आपको बता दूं कि ट्रेन में सफर करने के दौरान तय लगेज ले जाने का नियम है। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो फिर आप पर जुर्माना लग सकता है। इंडियन रेलवे ने ट्रेन के कोच के हिसाब से सामान का वजन निर्धारित कर रखा है। एक यात्री अधिकतम 40 से 70 किलोग्राम सामान के साथ यात्रा कर सकता है। हालांकि टिकट की क्लास के आधार पर यात्रियों को अपने साथ सामान ले जाने की अलग अलग छूट दी गई है। जब फर्स्ट एसी क्लास से ट्रेवल करने पर यात्री अपने साथ 70 किलो सामान लेकर के यात्रा कर सकता है। यहाँ अतिरिक्त चार्ज देकर के आप अपने साथ 150 किलोग्राम सामान लेकर के भी यात्रा कर सकते हैं। सेकेंड एसी से यात्रा करने पर 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की छूट है, लेकिन अतिरिक्त चार्ज देकर के आप अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास में यात्रा करने के दौरान 40 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है। रेलवे की तरफ से तय चार्ज देकर के अधिकतम 80 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। रेलवे की तरफ से तय की गई सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्री को कम से कम 30 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ज्यादा सामान होने पर यात्री से 1.5 गुना ज्यादा चार्ज भी लिया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, नालंदा, सीवान समेत कई जिलों में 562 लोगों के TTS-TT प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इसकी जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। खबर के अनुसार 42,000 प्रारंभिक शिक्षक पदों पर भर्ती में चयनित 562 अभ्यर्थियों के TTS-TT प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जबकि 358 अभ्यर्थियों के पात्रता अभी संदेह के घेरे में। यह विभाग गहनता के साथ इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। आपको बता दूं कि भोजपुर में सेंट्रल TT के 93 सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 65, मुजफ्फरपुर में 29 और नालंदा में CTT के 13 फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। वहीं नालंदा में TT के 25 जबकि सीवान में 35 डिग्री फर्जी मिले हैं। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि फर्जी डिग्री वाले इन सभी 562 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सभी लोग 3 चरणों में संपन्न नियोजन प्रक्रिया से गुजरते हुए अंतिम रूप तक चयनित हुए हैं। अंत में इनकी डिग्री पकड़ी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, आरा, भागलपुर, छपरा में नदियों पर सड़क पुल बनाए जाएंगे। कुछ पुल का निर्माण अंतिम चरण में है, तो फिर वहीं कुछ पुलों के लिए टेंडर निकाला गया जा रहा है। यह खबर के अनुसार राजधानी पटना से शाहबाद और उत्तर प्रदेश आने जाने के लिए कोइलवर में बन रहे नए पुल की दूसरी लेन बनकर के लगभग तैयार हो गई है। इस साल मार्च अप्रैल से पुल से गाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि कोइलवर में बन रहे नए पुल पटना से दक्षिण बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों को सीधे सड़क मार्ग से जोड़ेगा। ये पुल इस इलाके के लिए लाइफ लाइन साबित होगा। वही बिहार के अन्य जिलों की नदियों पर भी नए पुल बनाए जा रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कोरोना महामारी के कारण डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने अब इस संदर्भ में नया आदेश जारी कर दिया है। जब बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिहार में अब डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को पहले की तरह छुट्टी मिलेगी। दरअसल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद बिहार में सभी प्रकार की पाबंदियों को खत्म करने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर शांत हो गई है। साथ ही साथ जनजीवन भी बिल्कुल भी सामान्य हो चुका है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और फिर स्वास्थ्य कर्मियों को अवकाश यानी कि छुट्टी देने का फैसला किया है। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना की पहली और फिर दूसरी लहर के दौरान भी बिहार के सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई थी। वहीं तीसरी लहर में भी इनकी छुट्टियों को रद्द किया गया था, लेकिन अब सामान्य रूप से इन्हें छुट्टी मिलेगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में मठ और मंदिरों की जमीन खरीदने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ उनसे मालिकाना हक छीन लिया जाएगा। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने सोमवार को परिसदन में संवाददाताओं से बात करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मठ और मंदिरों के जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी, वही जमीन की जमाबंदी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। पूर्व में जिन्होंने मठ मंदिर की जमीन खरीदी है वे वापस लौटा दे, क्योंकि जिसने भी उन्हें जमीन बेची है उन्हें जमीन बेचने का कोई हक नहीं था। आपको बता दें कि बिहार सरकार बिहार में जमीन सर्वे का काम करा रही है। ऐसे में लोग मठ मंदिरों की जमीन को अपने नाम से सर्वे करा सकते हैं। जहां इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विशेष नजर बनाए हुए हैं और सर्वे अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्री ने बताया है कि मठ मंदिर की जमीन का पता नहीं लगाया जाएगा तो भूमि माफिया मंदिर की जमीन का सर्वे अपने नाम से करा लेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरांडो कोषागार घोटाले में हुए सजा के बाद बिहार में जमकर बयानबाजी हो रही है। जहां बीजेपी और जदयू इसे इनके पुराने कर्मों का फल बता रहे हैं, वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव को सजा होने के बाद उनके परिवार के संस्कार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जिसने बेटे को काबिल बनाया और जिसने अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, इस मुश्किल तरीन वक्त में दोनों में से कोई उनके पास मौजूद नहीं था। लालू प्रसाद यादव के पुत्र और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी समर्थकों से निराश नहीं होने की अपील करते हुए कहा है कि इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में हर एक मुद्दे पर जदयू और भाजपा का नजरिया अलग अलग रहा है। जब पहले बिहार में जातिगत जनगणना, फिर विशेष राज्य और फिर अब हिजाब के बहाने सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की मांग को लेकर के भी दोनों पार्टियों में मतभेद नजर आने लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार की सरकार में जदयू भाजपा के साथ है, लेकिन ऐसे विषयों पर जदयू और राजद की भाषा एक सी हो जाती है। दोनों पार्टियों ने भाजपा के समान नागरिक संहिता की मांग को सीधे से नकार दिया है और विरोध किया है। कुछ दिन पहले कर्नाटक में हिजाब पर उठे विवाद के बाद बिहार में समान नागरिकता संहिता को लागू करने की मांग बीजेपी की फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इसे देश के लिए जरूरी बताया था। उनके बयान के बाद बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर सहित कई विधायकों ने भी प्रदेश में यानी कि बिहार में इसे लागू करने की मांग की है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा का कहना है कि कॉमन सिविल कोड देश की जरूरत है, यह सभी दलों को इस पर विचार करना चाहिए। इसके लागू होने से किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अभी तो मंदिरों पर टैक्स लग रहा है, लेकिन मस्जिद पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, इसीलिए देश की एकता और प्रगति के लिए कॉमन सिविल कोड जरूरी है। हालांकि सहयोगी जेडीयू और मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी इसका विरोध करती है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का कहना है कि पार्टी और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ लोग बेकार की बातें करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्षों पहले अपनी राय कॉमन सिविल कोड पर दे चुके हैं। वहीं आरजेडी का भी कहना है कि कॉमन सिविल कोड की जरूरत नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि देश में सभी धर्म को स्वतंत्रता है, आजादी है और संविधान में इसकी व्यवस्था है। ऐसे में बीजेपी की मंशा कुछ और है, लेकिन देश उस तरफ जाना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा है कि अभी देश में नौजवानों को रोजगार चाहिए, महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन बीजेपी कभी हिजाब विवाद तो कभी कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे को उठा करके प्रमुख मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया के रजिस्ट्रार अमरेश सिंह के कई ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए निगरानी ब्यूरो ने आज बड़ी कार्रवाई की है। कल सुबह पूर्णिया के जिला अवर निबंधन यानी कि रजिस्ट्रार अमरेश सिंह के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी गई। जब शुरुआती पड़ताल में रजिस्ट्रार के पास अकुल संपत्ति का पता चला है। रजिस्ट्रार अमरेश प्रसाद सिंह के पटना स्थित आवास और पूर्णिया के सरकारी दफ्तर और आवास पर एक साथ निगरानी की टीम ने छापेमारी की। जब पूर्णिया से अब तक निगरानी की टीम ने 3 लाख कैश बरामद किए हैं, जबकि पटना में स्थित आवास से अब तक 15 लाख रुपए से अधिक बरामद किया जा चुका है। इसके अलावा उनकी कई संपत्तियों के कागजात भी निगरानी के हाथ लग गए हैं। जब पूर्णिया के रजिस्ट्रार अमरेश प्रसाद सिंह के राजीव नगर के केसरी नगर इलाके में 3 मंजिला मकान भी है। इसी मकान में फिलहाल विजिलेंस की टीम छापेमारी की, जहां उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया जा चुका है और निगरानी विभाग ने इनपुट मिलने के बाद आज एक्शन लिया है। आमतौर पर रजिस्ट्रार की संपत्ति के बारे में छापेमारी करने के खत्म होने के बाद ही जानकारी सामने आ पाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों को अब वाइल्ड लाइफ जू सफारी का मजा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया है। यहाँ शेर, बाघ और भालू सहित कई तरह के जंगली जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास में भ्रमण करते हुए नजर आएंगे। विशेष किस्म के वाहनों पर सवार होकर के पर्यटक यहाँ जंगली जानवर को घूमते फिरते काफी नजदीक से देख सकेंगे। यहाँ खतरनाक जंगली जानवरों को पिंजरे या फिर उनके बेरे से बाहर देखने का आनंददायक होगा। नालंदा जिले के राजगीर में बने बहुप्रतिष्ठित वाइल्ड चाइल्ड जू सफारी का उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने एक एक चीज को गहन तरीके से देखा और अधिकारियों से हर मसले पर जानकारी ली। अपने पुराने निर्देशों के अमल के बारे में भी जाना। जहां उन्होंने 177 करोड़ रुपए की लागत से बने जू सफारी का उद्घाटन फीता काट कर किया है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार विशेष बस से जू सफारी का मुआयना करने के लिए निकल गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से यहां रखे गए जंगली जानवरों के बारे में जानकारी ली, साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में भी पूछा। दोस्तों बात करते हैं कि 3 दिन पहले यानी कि 14 फरवरी 2022 को पूर्णिया ने 252 साल का सफर पूरा किया। जी हां, 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस के दिन जिला प्रशासन की ओर से पौधारोपण, हेल्थ चेकअप कैंप जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं दूसरी ओर पूर्णिया के समग्र विकास और एएमयू किशनगंज के फंड समेत 7 मांगों को लेकर के छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बुधवार को चौथे दिन भी छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूखे प्यासे बैठे थे। जी हां, मिथिला स्टूडेंट यूनियन यानी कि एमएसयू के जिलाध्यक्ष के बैनर तले छात्र धरना दे रहे हैं। जहां एमएसयू के जिलाध्यक्ष अविनाश कुमार मिश्रा ने बताया है कि उन लोगों ने 7 सूत्रीय मांग रखी है। इसको लेकर के पहले भी वे लोग आवाज उठा चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे सभी मुद्दों पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद खुद आश्वासन नहीं देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नालंदा जिले के राजगीर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैलानियों को यहां आकर्षित किया जा सके। खबर के अनुसार राजगीर में 1300 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में इस एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को हरी झंडी दे दी है। अब ये परियोजना धरातल पर उतरने जा रही है। आपको बता दूं कि नालंदा जिले के राजगीर में जल्द ही घने जंगलों के बीच 8.7 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजगीर वन क्षेत्र से गुजरने वाले सभी सैलानियों एलिवेटेड रोड से हरे भरे जंगलों का नजारा देख सकेंगे। इसको लेकर के तैयारियां चल रही है। एलिवेटेड कॉरिडोर रोड पर रोपवे के पास उतरने और फिर चढ़ने के लिए रैंप का भी निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि पंजाब में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। जब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सीएम चन्नी के साथ साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए कहा है कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़ी होकर के हंस रही है, तालियां बजा रही है। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ऐसे कांग्रेस और यूपी का विकास करेगी, लोगों को आपस में लड़ाकर। भाजपा के आईटी सेल विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया है। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार पर हमलावर हैं। मंगलवार को बिहार बचाओ मार्च के दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज बरसाने को लेकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। जहां तो वहीं लालू प्रसाद यादव के लिए सॉफ्ट दिखे। उन्होंने लालू शासन के 15 साल को भूल जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इतिहास में ही जीते रहेंगे और आज के ज्वलंत मुद्दे नहीं देखेंगे तो भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतिहास में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिनसे कोई गलती या चूक नहीं हुई होगी। जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी नारायण ने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने के लिए दिया था। पर आज कौन सा ऐसा दल है या फिर नेता है जो कांग्रेस के साथ सरकार में ना रही हो। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कांग्रेस के साथ सत्ता में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी रहे हैं, ये सब जयप्रकाश नारायण के अनुयायी रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि एक दशक में बहुत सी चीजें बदल जाती है। इमरजेंसी के बाद जिस कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया गया था, बाद में पूर्ण बहुमत से फिर से उसकी सरकार बनी थी। जरूरी है इतिहास की
की बातों से सीख लेकर के उसे वहीं छोड़कर आगे बेहतर किया जाए। चिराग पासवान ने यह कहा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के शासन को बुरा बताते हैं, अपराध गिनाते हैं, बेरोजगारी गरीबी गिनाते हैं, तो फिर आप बताइए कि उनसे बेहतर आप क्या काम कर रहे हैं? वे काल याद दिला करके आपने काल को कैसे अच्छा कह सकते हैं? मुझे लगता है कि आज लालू शासन से बदतर स्थिति बिहार की है। इससे पहले चिराग पासवान ने लाठीचार्ज पर कहा है कि चलाइए मुख्यमंत्री जी, जितनी लाठियां हो गोलियां हो चलाइए, पर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यह आगाज था। चिराग पासवान ने कहा है कि जितनी पुलिस प्रशासन इस मार्च को रोकने में लगाया गया था, वहीं पुलिस प्रशासन को नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते अपराध, जहरीली शराब से हो रही मौत और क्राइम की रोकथाम में लगाते तो आज का दृश्य कुछ और ही होता। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में इन दिनों हिजाब का मामला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुई हिजाब बनाम भगवा स्कार्फ की लड़ाई अब पूरे देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। इस मामले में लोग दो भागों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं फिल्म स्टार भी हिजाब मामले पर अपना नजरिया रख रहे हैं। इस मुद्दे पर शुरू से ही एक्टिव पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने अब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर के जरिए ललकारा है। जहां हिजाब का समर्थन कर रहे विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है कि कर्नाटक से शुरू हुआ शर्मनाक सिलसिला अब देश के कई राज्यों तक पहुंच चुका है। कैमरों और जय श्री राम का नारा लगाते लफंगों के भीड़ के बीच छोटी छोटी बच्चियां के हिजाब उतारे जा रहे हैं या टीचरों के बुरखे हटाए जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में इतनी वैसीपन कभी भी नहीं हुआ है। जागो नरेंद्र मोदी जागो। अपने दूसरे ट्वीट में विनोद कापड़ी ने लिखा है कि एक सच्चे हिंदू को, हिंदू महिलाओं को, मुस्लिम बच्चियों और फिर महिलाओं के समर्थन में सार्वजनिक तौर पर हो रहे बेहद अपमानजनक व्यवहार का विरोध करना चाहिए। याद रखना, नरेंद्र मोदी के संरक्षण में पल रहे घिनौने भगवा गुंडे कल आपके भी कपड़ों तक पहुंच जाएंगे। याद रखना। विनोद कापड़ी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे ये कहते हुए न कोई शक है न कोई खौफ कि इस देश में चारों तरफ मुसलमानों के साथ हो रहे विभत्व व्यवहार, अपमानीय बर्बरता को नरेंद्र मोदी का मौन समर्थन है। प्रधानमंत्री पद का निर्वाह करते हुए मोदी चाहे तो फिर 1 मिनट में सब कुछ रुकवा सकते हैं, पर वे लोकलाज की सारी मर्यादा भूल चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। यह तस्वीर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है और लिखा गया है कि जनपद इटावा इतिहास रचने जा रहा है। आतंकियों के रहनुमा और अपराधियों के सरपरस्त यहां पस्त रहेंगे। इटावा ने थाना है, हर बूथ पर कमल का फूल खिलाना है। सीएम योगी की इस तस्वीर को लेकर के दावा किया जा रहा है कि यह फोटोशॉप तस्वीर है। यह तस्वीर में भीड़ कहीं और देख रही है और सीएम कहीं और। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस फोटोशॉप को शेयर करके चुटकी ले रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि क्या यूपी पुलिस एडिटेड फोटो डालने पर मुकदमा लिखेगी? मुझ पर तो सच्ची फोटो डालने पर भी समाज में भय फैलाने का आरोप लगाकर मुकदमा लाद दिया था। अब क्या होगा? उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा है कि एडिटेड भी 2 रुपये वाला लगवा रखा है क्या? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस तथा डेंटल कॉलेजों में बीडीएस में नामांकन के लिए दूसरे राउंड की प्रक्रिया मार्च में शुरू होगी। केंद्रीय कोटे के तहत दूसरे राउंड की प्रक्रिया के रीशेड्यूल होने के बाद बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड यानी कि बीसीई सीईबी की ओर से मार्च में काउंसलिंग नामांकन प्रक्रिया आरंभ करने की तैयारी चल रही है। पहले राउंड में सरकारी कॉलेजों में 1151 तथा निजी कॉलेजों में 950 सीटों पर नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पछुआ हवा के असर के कारण ठंड का प्रभाव अब तक बना हुआ है। हवा की रफ्तार तेज होने के साथ ही शाम होते ही तापमान तेजी से गिरने लगता है और रात को ठंड काफी अधिक बढ़ जाती है। हालांकि दिन के वक्त अच्छी धूप लगातार ही निकल रही है। बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव बने होने के कारण अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। पछुआ हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मौसम वैज्ञानिक केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 2 से 3 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। वहीं सुबह और शाम का ठंड प्रभाव बना रहेगा। बिहार के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। आकाश साफ होने के साथ पारे में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। जब सुबह और रात के समय ठंड का असर रहेगा, हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान रात के तापमान में आंशिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। पछुआ हवा के ही कारण फिलहाल सुबह और शाम और रात के वक्त ठंड का एहसास बना रहेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के लोजपा रामविलास पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने पटना में मंगलवार को राजभवन मार्च का आयोजन किया था। लेकिन जिला प्रशासन की नज़र में ये मार्च गैर कानूनी था, क्योंकि ये पटना के प्रतिबंधित क्षेत्र में आयोजित किया गया था। जब पटना जिला प्रशासन का मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा बिना किसी समक्ष प्राधिकार की अनुमति के राजभवन मार्च करने का प्रयास किया। बिना समक्ष प्राधिकार के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने, प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने, यातायात अवरुद्ध करने, भीड़ भाड़ लगाने, जनजीवन प्रभावित करने, धक्का मुक्की करने आदि के आरोप में कोतवाली थाने में 8 ज्ञात एवं सैकड़ों अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 5 जिलों में इस साल 7 आरओबी बन जाएंगी। इसमें वैशाली, सारण, सुपौल, कटिहार और अररिया जिला शामिल है। इसके साथ ही 4 अन्य आरओबी अगले साल बन जाएंगी। ऐसे में अगले साल तक कुल 11 आरओबी बनने से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, जहाँ साथ ही आवागमन बेहतर होगा। इन सभी 11 आरओबी की अनुमति की लागत करीब 684 करोड़ रुपए है। सूत्रों के अनुसार इस साल बनने वाले आरओबी वैशाली जिला में 2 और छपरा के रिविलगंज में 1 शामिल है, जहाँ इन तीनों आरओबी की अनुमानित लागत करीब 195 करोड़ रुपए है। हाजीपुर छपरा 4 लेन में वैशाली जिला के अंतर्गत 1 आरओबी बन चुका है और दूसरे का निर्माण चल रहा है। वहीं छपरा के रिविलगंज में करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में आरओबी की बाईपास सड़क बन रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।